हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग यांत्रिक तरंगों के अभ्यास अंकित प्रश्न को सॉल्व करेंगे वन शॉट में। टोटल दो टाइप्स के हैं और बालाजी पब्लिकेशन से ये क्वेश्चंस को कराए जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर बालाजी पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस चाहे फिजिक्स के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, सभी करवाए जाते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले के बारे में देखते हैं। फार्मूला पहला आवर्तकाल का है 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा दो नाम से जानते हैं ओमेगा को, पहला कोणीय चाल और दूसरी कोणीय आवृत्ति। ठीक है। और टी होता है आवर्तकाल। एफ होती है आवृत्ति। आवृत्ति को एफ से भी लिखते हैं, एन से भी लिखते हैं, न्यू से भी लिखते हैं, तो तीन चीजों से लिखते हैं। आवृत्ति बराबर एक बटा आवर्तकाल होता है, यानी आवर्तकाल का उल्टा। तो इसका उल्टा कर दो, ओमेगा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा। तो ओमेगा को हम कोणीय चाल और कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और जो एफ होता है वो आवृत्ति होता है। अगर 2 पाई का एफ से गुणा करा देंगे तो ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी 2 पाई एफ। और ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आगे आने वाले क्लासेस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, ये तरंग की चाल है, बराबर होता है एफ इंटू लेमडा या लेमडा अपॉन टी, क्योंकि एफ को हम बटेगा टी लिख सकते हैं। वी बराबर और एक चीज होता है, वी बराबर ओमेगा अपॉन के, और जो कि के होता है यहाँ पर तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक 2 पाई अपॉन लेमडा होता है। ठीक है। अब तरंग संख्या को हम न्यू बार से लिखते हैं और वो ये 1 अपॉन लेमडा के इक्वल होता है। अब चलिए हम देखते हैं तरंगों की चाल के फार्मूले। तो सबसे पहली है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की चाल के दो फार्मूले थे। पहला v इक्वल्स टू ठोसों में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v इक्वल्स टू अंडर रूट ईटा अपॉन डी। ईटा जो कि यहाँ पर ईटा जो है वो दृढ़ता गुणांक है, ठोस कितना दृढ़ है उसके बारे में बताता है, और डी जो है घनत्व है। और v बराबर टी अपॉन एम। टी जो होता है वो आपका तनाव बल है, और m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। यह तनी हुई डोरी के लिए है। अगर l लंबाई की डोरी है तो 1 मीटर लंबाई की डोरी का जो द्रव्यमान है वही आपका स्मॉल m है। तो कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई को हम स्मॉल m से लिख सकते हैं। ठीक है। स्मॉल m इज इक्वल्स टू कुल द्रव्यमान और बटे कुल लंबाई। और अगर हम सब लोग यहाँ पर बात करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन होता है। तो v इक्वल्स टू टी अपॉन पाई आर स्क्वायर आपका क्या होता है, एरिया होता है, और जो d होता है वो आपका घनत्व है। ठीक, एल से एल हो जाएगा कैंसिल। अगर m बराबर आप हम वैसे क्वेश्चन में करवाएं वहां से देख लीजिएगा, तो इसका ये सेकंड फार्मूला भी है। अच्छा, टी अपॉन पाई आर स्क्वायर ये प्रतिबल भी होता है। प्रतिबल बराबर बल बटा क्षेत्रफल, एरिया है। ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, और ऊपर तनाव, तो इसको हम प्रतिबल भी लिख सकते हैं, प्रतिबल बटा घनत्व। ठीक है, डेंसिटी। अब हम अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल यानी ध्वनि की चाल का फार्मूला पढ़ेंगे। पहला, ध्वनि की चाल जो होती है, ऊपर देखिए प्रतिबल और नीचे क्या होता है, घनत्व। ठीक है, वही सेम यहाँ पर प्रतिबल, लेकिन ये वाला यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक लिया गया है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता गुणांक और बटे में डी। प्रत्यास्थता गुणांक तीन तरीके के होते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और होता है दृढ़ता गुणांक। ठीक है, तो दृढ़ता गुणांक ईटा हो ही गया है। अब अगर ठोस में ध्वनि की चाल या अनुदैर्ध्य तरंग की चाल पूछे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक लेंगे। ठीक है, यह प्रत्यास्थता गुणांक है, लेकिन ठोसों के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक y लिख देंगे अपॉन डी। द्रव के लिए बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी b अपॉन डी। और गैसों में दो तरीके के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, पहला एक रुद्धोष्म और दूसरा होता है समतापी। तो गैसों में दो लोगों ने फार्मूले बताए हैं ये तरंगों की चाल का। पहला तो न्यूटन ने बताया, उन्होंने समतापी प्रक्रम यानी बी थीटा अपॉन डी, जो कि प्रारंभिक दाब के बराबर होता है पी अपॉन डी के। ठीक है, और जो लाप्लास सूत्र था उन्होंने क्या बताया था, ये रुद्धोष्म होता है। कैसा प्रक्रम होता है, गैसों में ध्वनि तरंगों की चाल रुद्धोष्म प्रक्रम होती है। ठीक है, तो ये बी फाई अपॉन डी, तो ये रुद्धोष्म आयतन प्रसार गुणांक है, और ये आपका समतापी आयतन प्रसार गुणांक है, और ये बराबर होता है गामा पी अपॉन डी। गामा जो होता है ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है। ठीक, और इसका एक फार्मूला और हमने बताया था, गामा आर टी अपॉन एम। तो ये सभी अगर कांस्टेंट के रूप में देखा जाए
ठीक है, किसी द्विपरमाणु गैसों के लिए। तो जो वेग होता है वो अंडर रूट टी के क्या होता है, टी के क्या होता है, अंडर रूट टी के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, गामा की वैल्यू एक परमाणु के लिए, एक परमाणु अणु है या गैस है तो उसके लिए 5/3 लेंगे गामा का मान, अगर द्विपरमाणु है तो 7/5 और बहुपरमाणु है तो 4/3 लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। 5 मीटर लंबी एक तनी डोरी का द्रव्यमान 10 ग्राम है तथा इसमें उत्पन्न तरंगों की चाल 350 मीटर पर सेकंड है। डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। तो डोरी में जो तरंग उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ होती है, तो उसके लिए फार्मूला बताए हैं रूट का T/m। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगानेंगे रूट का T/m। तो लंबाई दी गई 5 मीटर, द्रव्यमान 10 ग्राम दिया गया है। द्रव्यमान बराबर होता है कुल द्रव्यमान बटा कुल लंबाई, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कितना दिया गया, 10 ग्राम को किलोग्राम में चेंज किया, 10⁻³ से गुणा, और लंबाई दी गई 5, 5 दूनी 10, तो 2 गुणा 10⁻³ किलोग्राम हो गया। ये वेग दिया गया, टी निकालना है, तो v बराबर रूट का T/m वर्ग कर देंगे, तो ये v², यहाँ से रूट हट जाएगा, T/m इसको इधर ले जाएंगे तो t की वैल्यू हो जाएगी v² इंटू m। v का मान 350 स्क्वायर, 350 का स्क्वायर, और m की वैल्यू 2 गुणे 10⁻³ है, तो 350 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर करते हैं तो वो 1225 आता है। ठीक है, और यहाँ एक जीरो है, स्क्वायर लगा यानी 2 जीरो हो जाएंगे, तो 10⁻2 हमने अलग कर दिया, और इंटू में 2 इंटू 10⁻³ कर दिया है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो ये 2450 हो जाएगा। 1225 का हम 2 से गुणा कराएंगे तो 2450 हो जाएगा, और 2 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ पर है, माइनस के 2 जीरो यहाँ पर है, प्लस के, तो बचे कितने, माइनस के 1 जीरो, और 0.1 अंक आगे हमने कर दिया, इसीलिए तो 245 न्यूटन ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल 342 मीटर पर सेकंड है, जबकि डोरी में तनाव बल 3.6 किग्रा भार है। यदि डोरी में तनाव बल 4.9 किग्रा भार कर दिया जाए तो उसी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो मैं v1 दिया गया 342 मीटर पर सेकंड, और t1 बराबर mg में m दिया गया है। तनाव जो कि है भार के बराबर भार होता है mg, और mg में द्रव्यमान दिया गया 3.6 किलोग्राम, और इसमें वैल्यू डालेंगे द्रव्यमान 3.6, तो g का मान कितना दिया गया रखेंगे हम 10, गुणा कराएंगे तो 0 से दशमलव हट जाएगा, 36 न्यूटन आ जाएगा। अब यही दूसरे केस में जो भार है वो 4.9 किलोग्राम द्रव्यमान के बराबर है। तो जो भार लिया गया, भार में द्रव्यमान 4.9 किलोग्राम है, तो भार कितना हो जाएगा mg, तो m उसमें दिया गया 4.9 और g की वैल्यू डालेंगे 10, जीरो से पॉइंट खत्म तो 49 आ जाएगा, ये t2। हमको v2 निकालना है। तो वेग जो है तनाव के और टेम्परेचर दोनों के रूट के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो v1/v2 बराबर अंडर रूट T1/T2। ठीक है, अनुक्रमानुपाती तो 1:1 ऐसे लगेगा, रूट लगा है इधर तो रूट लगा दिया गया। v1 342, v2 निकालना है, t1 36 दिया गया, t2 49, और रूट के बाहर आएगा तो ये बचेगा कितना, 36 रूट के बाहर आएगा 6, और 49 आएगा तो 7 बचेगा, तो ये 6×6 और 6×5 = 30, और 4 इधर आ गया, 6×7 = 42। अब 7 का इधर, 7 का इधर गुणा करा दो, v2 का इधर, तो v2 = v2, और ये 57 × 7 = 49, और 7×5 = 35, और 35 और 4 = 39, यानी कि लगभग 399 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यदि लोहे का प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा घनत्व 8 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब हो तो लोहे में ध्वनि की चाल की गणना कीजिए। लोहा ठोस होता है, ठोसों में ध्वनि की चाल का फार्मूला अंडर रूट यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी गामा, और बटे में डी घनत्व, यही रख देंगे, ये भाग करा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हमें प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया, ठोस है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी 8 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब दी गई। ठोस के लिए अंडर रूट गामा/डी या y/डी, y की वैल्यू 2 × 10⁻11 और d की वैल्यू 8 × 10⁻3, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब ऊपर बचा 1, अब ये 3 जीरो प्लस ऊपर गए तो माइनस, 11 में से 3 गए तो 8 बचे। अब भाई ऊपर बचा 1 × 10⁸8 और नीचे बचा 4। अब रूट के बाहर 1 आएगा तो 1 बचेगा, और 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बचेगा, और 10⁸8 रूट के बाहर आएगा तो 10⁸4 बचेगा। 10⁸4 मतलब 4 जीरो, 4 जीरो और नीचे 2 है, कैंसिल आउट करेंगे, यानी 10,000 को 2 से डिवाइड कराएंगे ये 5000 आएगा, तो 5000 मीटर पर सेकंड ये इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जल में ध्वनि की चाल 1500 मीटर पर सेकंड है। यदि जल का घनत्व 1 गुणे 10 की घात 3 किग्रा पर मीटर क्यूब यानी 1000, तो जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक लेंगे क्योंकि जल एक द्रव होता है। ठीक, वही फार्मूला v बराबर अंडर रूट बी अपॉन रख देंगे आपकी बाय डी, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक आयतन है ना, द्रव। तो हमें दिया गया है वेग 1500 मीटर पर सेकंड और घनत्व दिया गया है जल का, बी निकालना है। तो v बराबर अंडर रूट बी अपॉन डी अब की बार लगा देंगे। तो v का मान 1500 और अंडर रूट में b अपॉन 1 × 10⁻³ ये डी का मान दिया गया। वर्ग कर देंगे तो 1500 का वर्ग यानी 1500 गुणे 1500 और इधर रूट हट जाएगा b/10⁻³ अब इसका गुणा इधर करा देंगे तो 15 15 हम 225, 1 2 3 4 4 जीरो थे तो 10⁻⁴ और ये आ गया 10⁻3। किसकी वैल्यू मिल गई? बी की। अब दशमलव यहाँ है, 2 अंक आगे लाएंगे तो 2 अंक आगे लाएं यानी 2 जीरो यहाँ, 4 यहाँ, 4 2 6 और 3 7, ये हुआ ना, 7 हो गया। कितना होगा? अच्छा अच्छा, यहाँ पर 9 होगा, 4 3 7 तो थे ही और ये 2 अंक आगे आ गए तो टोटल हो गए 9। तो दशमलव 2 अंक आगे लाए, साइंटिफिक फंक 2.25 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बल्क मॉडुलस का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अभ्यास अंक 1 है, फिर आत्मनिरीक्षणात्मक। एक द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 8 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा घनत्व 2 × 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब है। द्रव में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम ऊपर वाला, अब वहां जल दिया गया था, यहाँ कोई दूसरा द्रव। तो b का मान दिया गया, d का मान दिया गया, v निकालना है। तो v बराबर अंडर रूट बी अपॉन डी, बी का मान 8 × 10⁻9 और d का मान 2 × 10⁻3। तो 2 1 2, 2 चौके 8 और 3 पावर ऊपर चली गई तो भाई 3 नीचे प्लस, ऊपर गई माइनस, 9 में से खत्म हो गया तो बचे 6, 6 रूट के बाहर आएंगे तो फिर रूट के बाहर मतलब रूट मतलब बटेगा 2 आधा, तो 6 का आधा 3 बाहर और 4 का रूट बाहर आएगा तो 2 बचेगा। तो 2 × 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000 और 2 से गुणा कराएंगे तो 2000 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड टाइप के अभ्यास के लिए प्रश्न में पढ़ेंगे। किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल से दोगुनी हो जाएगी? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार पूछे गए। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर निकालना है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर चाल कोई है ध्वनि की V1, तो वो कितना तापमान बढ़ाएं कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो ध्वनि की चाल है उसके दोगुनी हो जाए, ये हमको बताना है। T2 निकालना है, जबकि V2 का मान 2V1 है और T1 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। V T के यानी तनाव नहीं, यहाँ टेम्परेचर है, T के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, V1/V2 बराबर, वही वायु की बात कर रहा है, 2 परमाणु, गामा तो फिक्स ही रहेगा, गामा RT/m होता है। m भी फिक्स होता है वायु O2 के लिए और गामा भी फिक्स होता है। m r का मान तो फिक्स है, ये बचा T, तो T के अनुक्रमानुपाती, बाकी सारे कांस्टेंट। तो V1/V2 बराबर अंडर रूट में T1/T2, यहाँ T1 T2 टेम्परेचर और वहां पर थे तनाव। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में आएगा तो तनाव और यहाँ पर टेम्परेचर। तो V1/V2, V2 कितना है हमारे पास, 2V1 रख दिया अंडर रूट में। T1 कितना है 273 और T2 हमें निकालना है। तो V1 कैंसिल, 1/2 बचा, वर्ग कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 273/T2, T2 इधर भेजो, इसको इधर भेजो तो 1092 केल्विन हो जाएगा ये। ठीक है, हमने केल्विन में रखा था ना, और केल्विन में ही रखना है यहाँ पर तापमान। ठीक है, अब इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 घटा देंगे। 273 जैसे इसमें जोड़े थे, सेल्सियस से डिग्री केल्विन में चेंज करने के लिए जोड़ना और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए 273 घटाना। तो 1092 से 273 घटाएंगे तो 819 बचेगा, 819 डिग्री सेल्सियस, ये T2 आ जाएगा। तो इतना तापमान होगा, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो चाल है ध्वनि की, वो इतने तापमान पर दोगुनी हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1092 केल्विन तापों पर ध्वनि की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है। तो T1 दिया गया 0 डिग्री सेल्सियस, चेंज करेंगे केल्विन में 273 हो जाएगा। T2 दिया गया 1092। ठीक, V1 A2 का रेशियो चाहिए। V1/V2 बराबर अंडर रूट में T1/T2, अभी हमने बताया। T1 कितना 273, T2 कितना है 1092, कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 1/4 रूट के बाहर आएगा तो 1/2, अब रेशियो में चेंज करेंगे तो V1 रेशियो V2 जो है 1:2 आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वायुमंडलीय दाब पर वायु का घनत्व 1.23 किग्रा पर मीटर क्यूब है यदि गामा बराबर 1.41 हो। ठीक है, तो वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। तो रूट में गामा P/D फार्मूला लगा दीजिए। तो मैं P का मान दिया गया दाब 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एक वायु का दाब इतना होता भी है 1 ATM। घनत्व दिया गया 1.29 किग्रा पर मीटर क्यूब। गामा दिया गया है, द्विपरमाणु के लिए होता है 7/5 यानी कि 1.41। वेग निकालना है। v बराबर अंडर रूट गामा P/D होता है। गामा 1.41, P का मान 10⁵ डायरेक्ट रख रहे हैं और D का मान 1.29। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। अब यहाँ पर 5 जीरो है, 1 जीरो इसको दे दी 1410 और नीचे 132 गुणा में 10⁴। ठीक, अब इसको डिवाइड कराएंगे तो 10.93 आएगा गुणा में 10⁴। रूट के बाहर आएगा 10⁵ और इसका रूट लेंगे तो 3.303 आएगा, 306 आएगा। 10⁵ मतलब 100 से गुणा कराएंगे तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, तो लगभग 330.6 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी ध्वनि की चाल। यही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य ताप व दाब पर 4 ग्राम हीलियम 22.4 लीटर आयतन घेरती है। ठीक, इस अवस्था में हीलियम में ध्वनि की चाल ज्ञात कीजिए। हीलियम के लिए गामा का मान 1.6 एक परमाणु होता है ना, और एक वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 ATM। सामान्य ताप होता है 25 डिग्री सेल्सियस। दाब भी 1 ATM, चाहे सामान्य हो चाहे मानक हो, दोनों केसेस में। बस मानक ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। ये 1 ATM दिया गया 1 × 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द्रव्यमान दिया गया है 4 ग्राम, आयतन 22.4 लीटर। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो 10⁻³ से गुणा कराते हैं। लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं, 10⁻³ से गुणा कराते हैं, याद रखिए। और एक परमाणु होती है हीलियम, तो एक परमाणु के लिए गामा की वैल्यू 1.67। ठीक, अब वेग निकालना है। पहले हमको घनत्व चाहिए। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान कितना दिया गया 4 ग्राम है, किलोग्राम में चेंज किया 10⁻³ से गुणा कराना पड़ेगा। आयतन कितना दिया गया 22.4 गुणा 10⁻³ -3 10 खत्म हो जाएगा और इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 पंचे 20 और 2 इधर गया, 4 छंग 24, तो ये आ गया 1.56 किग्रा पर मीटर क्यूब हो गया ये घनत्व। अब हम सब लोग फार्मूला लगा देंगे। वेग बराबर क्या होता है गामा P/D। गामा 1.67 है और P का मान 10⁵ डायरेक्ट रख रहे हैं और D का मान 1.56। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 5.6 का गुणा 1.67 से कराएंगे। और यहाँ 10⁵ है, इसको तोड़ दिया, 10 आगे कर दिया और 10⁵ इधर पीछे, क्योंकि विषम है। अब ये रूट के बाहर आएगा तो 10⁵2 बचेगा। ठीक है, और इन सभी का गुणा कराएंगे तो 93.52 आएगा और जो कि रूट के बाहर आएगा तो 9.67 आ जाएगा जीरो और जीरो के साथ। ठीक है, और इसका 100 से गुणा करा दीजिए। गुणा कराने का मतलब 0.2 अंक पीछे जाएगा, तो ये लगभग 667.0 मीटर पर सेकंड ये वेग आ जाएगा हीलियम में। ठीक है, 5 नंबर, सामान्य ताप तथा दाब पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होगी? नंबर 1 सामान्य ताप दाब पर, नंबर 2 546 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 3 वायुमंडलीय दाब पर। मान लीजिए अंडर रूट 3 1.732 तथा वायु हाइड्रोजन से 16 गुना भारी। जो हवा होती है वो हाइड्रोजन से कितने गुना भारी दी गई? 16 गुना भारी दी गई है। तो एनटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दाब 1 ATM 10⁵ पास्कल जो कि होता है। वेग दिया गया है इसमें 332 मीटर पर सेकंड। अब हाइड्रोजन में वेग निकालना है पहले वाले केस में, और दूसरे वाले एनटीपी है। ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर एंड सामान्य तापमान। ठीक है, और तापमान जब 546 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तब, और दाब 3 ATM रख दिया जाएगा, तब वेग क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान दिया गया है वायु का जो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 16 गुना है। ठीक, अब इसको हम कह सकते हैं M1 और इसको हम नाम दे देंगे M2। हाइड्रोजन के द्रव्यमान को M2 और इसको M1। तो अगर हम सब लोग यहाँ से M2/M1 निकाले, भाई समझो M2 इधर M1 बटे में लाओ, तो ये 16 इसके बटे में आ जाएगा। M2/M1 चाहे स्मॉल m लिखो चाहे कैपिटल M, लेकिन फार्मूले में हमने कैपिटल M लिखा है तो कैपिटल M याद रखिए, 1/16 हो जाएगा। क्लियर बात इतनी। अब ये फिर एनटीपी हो, एनटीपी पर V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT/M। ठीक, गामा की वैल्यू जो
डी होता है घनत्व, वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसलिए हम सब लोग घनत्व की जगह पर द्रव्यमान रख देंगे, घनत्व की जगह पर द्रव्यमान रख देंगे। ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहीं पर यही चीज किया गया है। तो अगर फार्मूले में देखा जाए तो क्या आता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी अपॉन डी आता है एक फार्मूला, और दूसरा इस कॉन्सेप्ट पर अगर जो आता है जब गामा आर टी अपॉन एम, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, ये कैसे होता है इसको हमने थ्योरी वाले में बताया भी था। तो अगर यहाँ से वेग के बारे में देखा जाए तो वो रूट एम के, देखो एम के अनुक्रमानुपाती होगा गामा, क्योंकि कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट है, ये ताप आपका एनटीपी दिए ही गया कांस्टेंट। तो m की बात करिए तो m रूट में आ जाएगा। ठीक है, और ये इसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा आणविक द्रव्यमान के। तो v1 बटा v2 बराबर अंडर रूट में व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा m2 बटा m1 हो जाएगा। v1 332, v2 निकालना है अंडर रूट में m2 अपॉन m1, जो कि 1/16 आया है, रख दिया हमने 1/16 m2 अपॉन m1 की वैल्यू। रूट के बाहर आएगा तो 1/4 बचेगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो v2 एकन v2, इसका 4 से गुणा कराएंगे तो 1328 मीटर पर सेकेंड वेग आ जाएगा एनटीपी पर। ठीक है, हाइड्रोजन गैस में, और बाकी आपकी वायु में 332 है, हाइड्रोजन गैस में इतनी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेकंड। तो सेकंड नंबर, अब सेकंड नंबर में दाब दिया गया है 3 एटीएम, तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये चीज याद रखिए। तो बचा क्या, ताप 546 बढ़ाया गया था, तो दाब से कोई लेना देना नहीं, तो v अनुक्रमानुपाती रूट टी, तो यहाँ से v1 अपॉन v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में t1 अपॉन t2 हो जाएगा। तो v1 कितना था 328, 0 डिग्री सेल्सियस पर अभी आया था, v2 हमको 546 पर निकालना है। तो t2 का मान 546 है, उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 829 हो जाएगा, और t1 0 डिग्री सेल्सियस था, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 273 केल्विन। ठीक, कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, तो 1 रूट के बाहर आएगा तो 1 बचेगा, और रूट 3 की वैल्यू 1.732 होता है। कैंची गुणा करा दो तो v2 एकन v2 और इसका गुणा इससे करा देंगे 1328 से, जो लगभग 2300 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ अभ्यास का आंकिक पृष्ठ का भी लास्ट क्वेश्चन है। किसी ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 332 है। 332 हम जानते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये चीज याद रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन पर ही इतनी चाल होती है वायु में ध्वनि की। ठीक है, अचानक वायुमंडल गर्म हो जाने पर वायु में ध्वनि की चाल 338.5 मीटर पर सेकंड हो जाती। वायुमंडल में ताप वृद्धि की गणना कीजिए, कितना ताप बढ़ा है कि जो है चाल जो है इतने से इतनी हो गई है। वैसे इसमें तो जो तरीका बताया गया हम उससे नहीं बता रहे, हम जो अभी तक यूज कर रहे हैं तो वही फार्मूला यूज करेंगे। तो वायु में ध्वनि की चाल v1 332 मीटर पर सेकंड है, और इसके लिए ये कितना टेम्परेचर पर आती है 0 डिग्री सेल्सियस, लगभग लगभग। ठीक है, वैसे 0 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन लगभग लगभग हम इतना लेंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये 331 ही आती है, और 332 दी गई, तो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि 273 केल्विन के बराबर होगा। v2 दिया गया 338.5, हमको t2 निकालना है, t2 पता चल जाएगा तो डेल्टा t निकालेंगे। v t रूट के अनुक्रमानुपाती होता है, तो v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 अपॉन t2 के हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो इधर v1 अपॉन v2 का होल स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा, t1 बटा t2 बचा। v1 332 है, v2 338.5 है, स्क्वायर यहाँ होल स्क्वायर कर दिया गया। t1 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। अब ये t2 हमको निकालना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल आउट, इसको 1 टाइम्स कैंसिल आउट करेंगे तो 1.0195 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, स्क्वायर लगा, इसको कैंसिल आउट 1 टाइम्स किया गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, पहली चीज इसका स्क्वायर करो, एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.0394 होता है, और इसका गुणा 273 से हो जाएगा, और t2 का गुणा 1 के स्क्वायर यानी t2 से ही हो जाए, t2 ही बचेगा। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ना, अब ठीक है। अब यहाँ पर आए, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1.0394 बचा, और अब इसका कैंची गुणा कराएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, t2 से गुणा करेंगे तो t2, इसका स्क्वायर जो आएगा, इसका जो स्क्वायर आएगा वो 273 से गुणा हो गया, और जो लगभग 284.07 केल्विन आया। अगर हम सब लोग इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, पहले चीज डेल्टा टी निकालना है हमको, ये t2 मिल गया, t2 माइनस t1 होगा, t2 284.07, और 273 अगर घटाएंगे, भाई t1 कितना लिया गया था 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, 273 घटाएंगे तो 11.07 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन आप कुछ भी कह दीजिए, क्योंकि
इसका डेल्टा टी का मात्रक केल्विन नहीं होता है, ये कई बार हमने बताया, ये डिग्री सेल्सियस में ही होता है। अगर आप डेल्टा टी यानी कि घटाने जाएंगे तो 273 भाई, अगर डिग्री सेल्सियस में दिया गया और इसको घटाने जाएंगे केल्विन में चेंज करके तो 273 वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या केवल डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस ही होता है। लेकिन अगर T1 की वैल्यू 273.15 रखेंगे और इसको घटाएंगे 284.07 से, तो ये आंसर 10.92 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, याद रखिए डिग्री सेल्सियस ही लगाना है इसका T2, क्योंकि अगर आप इसको अंतर निकालने जाएंगे तो ये केल्विन में है, 273 जुड़ा, इसको भी केल्विन 273 जोड़ना पड़ेगा, माइनस लगा है तो 273 यहाँ का माइनस, इसका प्लस, कैंसिल आउट वैसे भी हो जाएगा। तो आपको रखना क्या है, डेल्टा टी तापांतर की यूनिट डिग्री सेल्सियस ही रखनी है। ठीक है, अगर एसआई यूनिट कहेगा तब आप केल्विन लगा सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर लगाया। बाकी आप यही होता है इसका प्रचलित या व्यवहारिक मात्रक। और यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के चैप्टर के आत्मनिरीक्षणात्मक आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।